इस वीडियो में हम बात करेंगे 340 सीआरपीसी की। 340 सीआरपीसी ये तब लगता है जब कोई फॉल्स एविडेंस देता है, मतलब कोई झूठी गवाही देता है कोर्ट में। अगर किसी का कोई केस चल रहा है और उसने कोई गलत झूठा एफिडेविट दे दिया या कोई गलत गवाही दे दी, झूठी गवाही दे दी, उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन कोर्ट में उसने गलत झूठी गवाही दे दी, कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेंडर कर दिए, कोई गलत एफिडेविट दे दिया, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर वो कोर्ट में देता है कोई भी इंसान, तो उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत एक अलग से केस बनता है, एक अलग से केस दायर हो सकता है अगर दूसरी पार्टी जो है ऑपोजिट पार्टी उसकी शिकायत करती है कोर्ट को। आपको ये बताना होता है कि इस व्यक्ति ने इस जगह पे, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो एफिडेविट में हो, चाहे किसी तरीके का एविडेंस दिया हो या डॉक्यूमेंट दिया हो, किसी भी तरीके से अगर कोई केस चल रहा है और उसमें कोई झूठी गवाही, कोई झूठा डॉक्यूमेंट, कोई झूठा एफिडेविट, कोई किसी भी तरीके से अगर झूठ बोला गया है कोर्ट में, तो आपको कोर्ट को ये बताना होगा कि इस व्यक्ति ने इस समय पर ये झूठ बोला है कोर्ट में। तो उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में। और जब कोर्ट क्या करता है कि जब 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट होती है। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और इसका केस चल रहा है बी नाम के व्यक्ति के साथ। कोई सिविल सूट है या ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मैट्रिमोनियल केस हैं, जो हस्बैंड और वाइफ के केसेस हैं, उनमें ज़्यादातर ये 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन ज़रूर लगती है, क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ हैं अपने झगड़े में कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि इनमें अपनी इनकम के एफिडेविट भी देने होते हैं अब दोनों को, हस्बैंड को और वाइफ को भी। तो उसमें काफ़ी जो है झूठ बोला जाता है, ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है, हर मामले में नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो अगर ए और बी हस्बैंड और वाइफ हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, और मान के चलिए जो बी है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसने कुछ झूठ बोला, तो जो ए है वो क्या कर सकता है, कोर्ट में 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरे हस्बैंड ने या मेरे वाइफ ने यहाँ पर ये झूठ बोला है या ये गलत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश किए हैं, ये सच्चाई नहीं है इनमें। तो कोर्ट क्या करेगा कि उसको एज ए मिसलेनियस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। इसको जो CIS इसका ऑनलाइन नंबर होता है वो CRM का लगता है, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो एक अलग से मिसलेनियस एप्लीकेशन चल पड़ती है ये। उसके बाद प्रीलिमिनरी एविडेंस होता है यहाँ पर, एक समझ लीजिए कि प्रीलिमिनरी एक प्राथमिक जो है वो इंक्वायरी होती है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में ये झूठे डॉक्यूमेंट्स या झूठी गवाही दी गई है कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट जो है वो खुद कंप्लेनेंट बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने कोर्ट में झूठ बोला है उसने किसी पार्टी के खिलाफ झूठ नहीं बोला है, उसने कोर्ट के खिलाफ झूठ बोला है, क्योंकि उसने कोर्ट में गवाही दी है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। तो कोर्ट क्या करता है, जो जज साहब होते हैं वो या तो खुद कंप्लेनेंट बनते हैं या अपने जो उनके रीडर होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, जो रीडर साहब होते हैं, उनको कंप्लेनेंट बना दिया जाता है और कोर्ट के द्वारा 340 सीआरपीसी की तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर दोष साबित हो जाए तो 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का जो है वो प्रावधान है। तो काफ़ी सीरियस ऑफेंस बन जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई गवाही दें, कोई डॉक्यूमेंट दें कोर्ट में, तो सोच समझ के दें। झूठा डॉक्यूमेंट कभी भी ना दें, झूठी गवाही कभी भी ना दें कोर्ट में। तो क्योंकि 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि गैर समझौतावादी, कि इसमें सामने वाली पार्टी चाहे तो वो भी समझौता करके 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको रुकवा नहीं सकती हैं, क्योंकि ये कोर्ट के ख़िलाफ़ मामला बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 340 सीआरपीसी की बेसिक बातें पता चल गई होंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।